दैट वॉज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी कि दिस इज़ खसारा कि टाइम गुजर रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, एक लिमिटेड टाइम है, यूटिलाइज़ कर लो इसको, इससे पहले ये पिघल जाए। मैंने कहीं सुना कि खाना 32 बार चबाने से जो है वो अच्छा डाइजेस्ट होता है। इन शॉर्ट ये कि ज़्यादा बार चबाओगे तो डाइजेशन अच्छी होगी। तो ही सेड आई वांटेड टू बी फोकस ऑन दैट, तो मैंने हर जगह 32 लिख लिया। और जब बहुत ज़्यादा डाउन है, लिथार्जी है, तब ये नहीं कि नमाजें ही छोड़ दी भाई, तब कम से कम जोड़ लें, कुछ कर लें, लेट पढ़ लें लेकिन पढ़ें। नौजवानों में शहवात की बहुत बड़ी वजह जो है वो प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है, बहुत गहरा ताल्लुक है इन चीज़ों का। एंड दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, जो हमारी कौम का बहुत बड़ा मसला है। और इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं टाइम को मैनेज करने में। इनफैक्ट इसमें डाइट का, हेल्थ का, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, उस पर भी इंशाल्लाह आज बात करेंगे। असल में बहुत मेन मसला हमारा और जो मैं आपको बताना चाहता था पिछली क्लासेस से भी, वो ये है कि जब से हमने दीन और मज़हब को अलहदा किया है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये मिसकॉन्सेप्शन रही कि मज़हब एक और चीज़ है, दुनिया एक और चीज़ है, तब से जो है वो मसाइल हमारे बढ़ना शुरू हुए। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने देखा होगा कि कई लोग दो नंबरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसे गवाला जो है वो दूध में पानी मिक्स करता है लेकिन वो नमाज भी पढ़ता है। क्या वजह है कि इतने धड़ल्ले से एक बंदा क्लियर कट करप्शन करके फिर नमाज भी पढ़ रहा है, चैरिटी भी कर रहा है, हज भी कर रहा है, उम्रा भी कर रहा है। तो मुझे जो वजह समझ आती है, बुनियादी वजह वो ये है कि असल में वो ये समझता है कि नमाज पढ़ना ये एक अलग काम है और जो मेरा दूध बेचना ये एक अलग काम है। उसमें मैं दुनियावी उसूल लगा लूँ, कोई अपनी अकल लगा लूँ, कुछ अप डाउन कर लूँ, कोई मसला नहीं। नमाज बस वो एक अलग मामला है। इसी तरह तालीम की बात आती है तो हम टोटली अलग कर देते हैं। यानी हम कहते हैं देखिए वो दीन पढ़ना मौलवी का काम है, वो आम इंसान का काम नहीं है। दीन पढ़ना, दीन को समझना, बस ठीक है कुरान पढ़ना सीख लिया, कुछ दुआएं कारी साहब ने सिखा दी, दैट्स इट, दीन हमने सीख लिया, अब आप मौलवियों पे छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है, ये डाइकोटमी, दीन और दुनिया को अलग करना। जैसे हमारे नज़दीक तो दीन ये भी है, आपको समझ होगी माशाल्लाह, कि आप लोग यहाँ आए और इस क्लास में बैठे हुए हैं, एक अच्छी नीयत से आए, तो ये भी दीन ही है। इनफैक्ट ये भी इबादत है इंशाअल्लाह ताला। आप जब तक यहाँ बैठे हैं, दीन की बात सुन रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जनरेशन्स को क्लैरिटी है, लेकिन प्रीवियस जनरेशन्स को मेरा नहीं ख्याल ये क्लैरिटी थी। इसीलिए लोग ऑफिस जाते हैं 8 घंटे की जॉब है लेकिन 2 घंटे काम करते हैं बमुश्किल। अगेन वही वजह है कि वो उसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझते, उनको ये आइडिया ही नहीं कि इसका भी सवाल होगा। वो ये समझते कि हाँ नमाज का सवाल होगा, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि इसका भी सवाल हो सकता है कि आपने ऑफिस में ऑनेस्टी के साथ जॉब क्यों नहीं की, टाइम पूरा क्यों नहीं दिया। इसी तरह हम ये नहीं सोचते कि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, रूटीन जिस तरह बनाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, इसका भी सवाल होगा। ये भी दीन है। हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले बुज़ुर्ग हैं, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, बात थोड़ी सी एक्सट्रीम आपको लगेगी। वो कहते हैं कि देखिए हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो वो कहते हैं कि आपने कभी कोई ऐसा कैद खाना देखा है जहाँ कैदी की मर्ज़ी हो, जहाँ उससे पूछा जाए हाँ जी कब उठोगे, कब सोओगे, और सुनाओ खाना क्या है तुमने, पहनना क्या है तुमने। तो ऐसा कोई कैद खाना नहीं दुनिया में जहाँ कैदी की मर्ज़ी हो। तो देखिए ये हदीस ऑल्दो उस कॉन्टेक्स्ट में है, आई अंडरस्टैंड कि काफिर तो यहीं पे जन्नत बना लेता है अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करके, लेकिन मुसलमान को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ता है, सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ता है। हराम में लज्जत है, ऑब्वियस सी बात है लेकिन मुसलमान बहुत रेजिस्ट करता है, तो उसके लिए इन दैट सेंस ये कैद खाना बन जाती है दुनिया। बट दूसरा एस्पेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैद खाने में फिर चॉइस तो नहीं होती। तो मुस्लिम का मतलब ही ये है। देखिए अगर आपने इस कोर्स से सिर्फ ये ले लिया ना कि मुस्लिम का मतलब क्या है, तो मेरे ख्याल में माई जॉब इज़ डन और योर जॉब इज़ ऑल्सो डन। कि मुस्लिम होता ही वो है जो अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह की ख्वाहिशात के सामने सबमिट कर देता है और जो बिल्कुल हर चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
और 100% ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि ज़िंदगी गुजारनी है तो बस अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक। और ऑब्वियसली वही बात है जो कुरान ने कहा, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि देखो अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह से तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। अल्लाह ताला ने ये हमें बात बताई कि अल्लाह अंडरस्टैंड हम कमज़ोर हैं, इंसान हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपनी मर्जियां करने लगें। तो हमारी टाइम मैनेजमेंट में भी ख़राबी की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम पूरे दीन को अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर। अगर पूरे दीन को अप्लाई करें, आप देखें प्रीवियस जनरेशन, उनके मसले नहीं थे हेल्थ के, टाइम के, फोकस के। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि देवर ऑन फितरा ऑलरेडी। जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ज़िक्र अज़कार करना, नमाज की पाबंदी, डाइट बहुत अच्छी, हर चीज़ नेचुरल खा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिफाइंड फूड आ गया है इसने बहुत काम ख़राब किया, हेल्थ बहुत डैमेज की है। आपको पता है इनफर्टिलिटी बहुत तेज़ी से हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है। ओसीडी इज़ हाईली लिंक्ड विद फास्ट फूड। ओसीडी समझते हैं आप? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बड़ा कॉमन हो रहा है आजकल, अल्लाह माफ़ करें, नौजवानों में जिसमें इंसान किसी चीज़ से ऑब्सेस हो जाता है, फिर कंपल्सिव बिहेवियर दिखाता है, यानी बार बार हाथ धोना, रिपीट करना। तो ये चीज़ें नहीं थी, कभी नहीं देखी गई। तो समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, और ये सोशल मीडिया का भी बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आज बात करेंगे कि एज अ स्टूडेंट हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, और कुछ टेक्निक्स इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। सबसे पहले हदीस के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्रक्स है इस पूरे टॉपिक का, नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नासि सिहतु वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिनको इंसान बहुत ज़ाया करता है, विच मैनी पीपल वेस्ट, जो कि है सेहत और फारिग वक्त। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है, कितनी कॉम्प्रिहेंसिव बात है, और हम सब इसमें मुजरिम हैं इंक्लूडिंग मी, कि ना हम सेहत का ख्याल रखते हैं, ना हम फारिग वक्त का ख्याल रखते हैं, और बहुत सा हमारा फारिग वक्त जो है वो हमारे गैजेट्स ले जाते हैं। तो एट दी एंड हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। दीन पे अमल करना तो चले एक हाई लेवल चीज़ है, मैं बात करूँ दुनियावी चीज़ें भी नहीं कर पा रहे, यानी जो दुनियावी टास्क हैं हमारे, जो दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी रह जाती हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज है, ठीक है। तो ये बात बहुत बुनियादी बात है, और हेल्थ भी उससे डैमेज होती है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम प्रोक्रेस्टिनेशन को समझते हैं। वैसे क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन? आपने सुना होगा इसके बारे में, व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन? जी, द आर्ट ऑफ डिलेइंग समथिंग, कल कर लूँगा या बाद में कर लूँगा। तो कुरान ने भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन बताई, बहुत थॉट प्रोवोकिंग, वो तो बहुत हाई लेवल प्रोक्रेस्टिनेशन है जिसके असरात भी बहुत बुरे हैं। अल्लाह ने कहा कि until when death comes to one of them, मतलब एक इंसान की बात हो रही है, he says my Lord send me back so that I may do good in that which I have left behind। तो ये भी एक हाई लेवल प्रोक्रेस्टिनेशन है कि बंदा इसमें प्रोक्रेस्टिनेट करे कि कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, नमाज कल पढ़ लूँगा, कल से छोड़ दूँगा गुनाह, कल से ऐसे कर लूँगा। करते 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 ऐसा ना हो कि मौत आ जाए, अल्लाह माफ़ करे, और फिर इंसान ये कहे कि मुझे वापस भेजा जाए ताकि मैं कुछ गुड कर लूँ। ये तो खैर बहुत हाई लेवल प्रोक्रेस्टिनेशन है। हैविंग सेड इट, 4 किस्म की प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, बड़ी मज़े की हैं, और आप रिलेट कर पाएंगे, इवन मैं कुछ से रिलेट कर पा रहा हूँ, आपके सामने रखता हूँ। देखें, द परफॉर्मर परफॉर्मर वो वाला प्रोक्रेस्टिनेटर होता है जो 11th आवर होता है, यानी उसने हर चीज़ आखिरी घंटे में करनी होती है, और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। अब वो समझते ये है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत फास्ट हैं, क्योंकि हर चीज़ एंड में कर लेते हैं। लेकिन जो परफॉर्मर होता है ये दूसरों के साथ नहीं चल सकता। फिर एज अ टीम प्लेयर फिर ये कोई अच्छा टीम प्लेयर नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि दूसरे लोग अक्सर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और परफॉर्मर अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और वो बस डिले कर रहा होता है, डिले कर रहा होता है, और एंड में कर लेता है, कुछ ना कुछ करके कर लेता है काम, ठीक है, लेकिन वो एक प्रोक्रेस्टिनेटर ही होता है, और गारंटी नहीं है कि हर बार अच्छा ही करे, ठीक है। दूसरा जो है परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट जो है ये कौन है? जो डिले करता रहता है और वेट करता है कि जब तक चीज़ परफेक्ट नहीं हो जाएगी या परफेक्ट नहीं मिल जाएगी तब तक मैंने एक्शन नहीं लेना।
और ये भी हम इससे रिलेट कर पाएंगे। कई लोग हम में से बिजनेस प्लान एक बनाते हैं और कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि परफेक्ट प्लान हो जाए, जब तक परफेक्ट हालात ना बन जाएं, जब तक परफेक्शन ना नज़र आ जाए। हम में से कई लोग लेट से दीन स्टडी करना चाहते हैं, कुरान तफसीर पढ़ना चाहते हैं, तो हम अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं और कर सकते हैं कि बेस्ट उस्ताद मिले, बेस्ट तफसीर की किताब मिल जाए, बेस्ट हालात मिल जाएं, बेस्ट टाइम मिल जाए। ये सोचते सोचते कभी भी एक्शन नहीं होता। तो बताने का मकसद कि कभी कभी लोग एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर परफेक्ट थिंग्स। ठीक है। दूसरा है दी ओवर बुकर। ये भी बहुत मज़े का। ये वो है जो हर वक्त शो करता है मैं बिज़ी हूँ लेकिन बिज़ी नहीं है। ठीक है, यानी हर वक्त दूसरा बताता है मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा होता। और इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है और इमेजिन करता है कि मैं बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, यानी मैं ये भी सीख रहा हूँ, ये भी सीख रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा होता। एट दी एंड टाइम ज़ाया हो रहा होता है। ठीक है, मूवीज़ चल रही होती है, यूट्यूब क्लिप्स चल रहे होते हैं और कुछ भी नहीं अचीव हो रहा होता है एट दी एंड। तो दैट इज़ दी ओवर बुकर। उसके बाद नोवेल्टी सीकर है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है। एक चीज़ होती है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये जो टाइप है दी ओवर दी नोवेल्टी सीकर, ये टाइप ये है कि असल में वो हर वक्त कोई नई चीज़ की तलाश में होता है और जैसे ही उसे कोई शाइनी ऑब्जेक्ट नज़र आता है तो वो पिछली चीज़ छोड़ के नई चीज़ के पीछे चले जाते हैं और उससे भी बहुत डिले होती हैं चीज़ें। कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पाता, बल्कि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, अभी उन्होंने एक कोर्स स्टार्ट किया तो एक और लेट्स से वीडियो आती है, उसमें एक और बंदा अपना कोर्स बेच रहा होता है ई कॉमर्स का या किसी और चीज़ का, और हो सकता है कोर्स अच्छा हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो पिछली चीज़ छोड़ के नई चीज़ की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद एक और नई चीज़ आती है कि ये भी सीख लो, तो वो पिछली छोड़ के उसके भी। तो ये शाइनी ऑब्जेक्ट जैसे ही वो देखते हैं तो शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाते हैं। तो इसको इसीलिए शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ये चार से मैं और आप रिलेट कर सकते हैं कि एट सम स्टेज ऑफ आवर लाइफ हम ये चारों चीज़ें करते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन को गुनाह नहीं है, मैं नहीं कहता कि ये कोई बहुत बैड क्वालिटी है। वी ऑल प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, हम सब करते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक तो ये वाली जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये तो मस्ट है अवॉइड करना, बिकॉज यू नेवर नो रियली कि व्हेन द टाइम कम्स कब क्या हो जाए। ये तो बहुत मस्ट है। लेकिन बाकी जो है उनको भी चेक ज़रूर करना चाहिए, आदी नहीं बनना चाहिए। कभी कभी हो जाए, कभी कभी लेज़ी हो जाए बंदा, डिले कर ले टास्क, वो ठीक है, लेकिन इसकी आदत बना लेंगे तो फिर वाकई ही लेज़ी हो जाएंगे और वाकई ही फिर आपको आदत हो जाएगी मेहनत ना करने की, जल्दबाजियों की, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, और विदाउट यूजिंग एनी माइंड एंड यूजिंग स्मार्ट मेथडोलॉजीज, बगैर मेहनत के कुछ पाने की। तो दैट इज़ नॉट गुड। सो ये इसका हल है जो मैं फॉलो करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो। एक कोट है, टुमारोज वर्क डू टुडे, टुडेज वर्क नाउ, एंड नाउज वर्क इमीडिएटली। वेरी प्रिसाइज, अ वेरी गुड फॉर्मूला। देखिए, कल का काम आज करें, आज का काम अभी करें, और अभी का काम फौरन करें। ठीक है, ये है फॉर्मूला और मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मीटिंग हो रही है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। लेट्स से मैं एक मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ यूथ क्लब में। अब हमने एक इवेंट करवाना है। इवेंट ये है कि यूथ का ट्रिप ले जाना है। मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं अपने एक इवेंट मैनेजर को कहता हूँ कि अच्छा कौन कौन सी जगह हो सकती हैं। वो कहता है कि अच्छा ये कलाम हो सकता है, सवात हो सकता है, अच्छा गेस्ट हाउस कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब मैं उसे टास्क दे दूँ कि अच्छा ठीक है, तुमने रिसर्च करनी है और पता करना है कि किसका क्या रेट है, और उसके बाद हम बैठेंगे दोबारा और वील हैव अनदर मीटिंग। अब इससे क्या होगा, एक दिन ज़ाया हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसे कहता हूँ अभी कॉल लगाओ, 5 मिनट का काम है, अभी कॉल लगाते हैं, गूगल से नंबर निकालते हैं, अभी रेट लो, अभी बात करो। तो वही बात है कि जो कल का काम है वो आज किया जा रहा है, और आज का काम अभी किया जा रहा है, और अभी का काम फौरन किया जा रहा है। तो इससे बहुत टाइम गुजरता है। वरना क्या होता है, बार बार मीटिंग्स होती हैं, बार बार वही चीज़ आती है और वो चीज़ हुई नहीं हुई होती। और अगर आप अपने गोल्स पे नज़र डालें कि जो आपने 2025 के लेट से गोल्स बनाए होंगे, आपको पता है ना कि 90% लोग वो गोल्स अचीव नहीं करते, एक सर्वे के मुताबिक।
उसकी वजह यही है कि यही मामला है कि वो कल पर छोड़ते, चलो कल देख लेंगे या बाद में देख लेंगे। और होता ये कि जब वो अपने गोल्स पे दोबारा नज़र डालते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इनमें से एक भी अचीव नहीं हुआ। और यही चलता रहता है, 6 महीने गुजर जाते हैं, बस वो नज़र डालते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो बाद में सोचेंगे। और ये आज के दौर में ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि हमारा फोकस बहुत पुअर है। असल में आज के दौर में टाइम से ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रील्स का दौर है, बार बार इंफॉर्मेशन चेंज होती है। इंस्टा स्पेशली, वहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव रील्स हैं, कलरफुल, HD। तो बंदा जब उसको देखता है ना तो इतना थक जाता है कि रियल लाइफ में करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। दिमाग की भी कैपेसिटी है ना, दिमाग एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, उसके बाद थक जाता है। तो हमारे दिमाग थके हुए सबके, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन होती है बहुत हाई लेवल की, और फोकस बहुत डिस्टर्ब होता है। यानी 5 सेकंड से ज़्यादा हम फोकस नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ रील्स। यानी अब घंटे का क्लिप कोई नहीं देख सकता, अब 30 सेकंड 1 मिनट की चीज़ की आदत हो गई है हमें, ठीक है। बुक रीडिंग तो कितना पीछे रह गई आपके सामने है, क्योंकि बुक रीडिंग इज़ वेरी बोरिंग नाउ। वो एक ही पेज है और कलरलेस सा पेज है, ठीक है। और ऑल्दो आई नो सम पीपल लव रीडिंग बुक्स, लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि बुक रीडिंग की आदत भी इसीलिए छूट गई, फोकस बहुत डिस्टर्ब है। तो 10 रीजन्स पीपल फेल टू मैनेज टाइम। कॉमन क्या है? नंबर 1, फेलिंग टू प्रायोरिटाइज। नंबर 2, स्टार्टिंग योर डे लेट। नंबर 3, इनइफेक्टिवली स्केड्यूलिंग टास्क। इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी। प्रोक्रेस्टिनेटिंग, फेलिंग टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन। फर्स्ट 5 को देखते हैं। आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, इस पर आपकी मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जिस पे आप खुद रिसर्च करें, ठीक है। प्रायोरिटी मैट्रिक्स लिख लें, प्रायोरिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपने सर्च करना है ये क्या होता है, उससे आप सीखें कि किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है। और उसमें 4 क्वाड्रेंट्स बने होंगे, ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट्स उसके बने होंगे। जब आप इस पर रिसर्च करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है प्रायोरिटी मैट्रिक्स। उससे यू विल लर्न कि किस चीज़ को मैंने प्रायोरिटाइज करना है, किस काम को मैं प्रायोरिटाइज करूं, किस काम को मैं डेलीगेट कर सकता हूं। कुछ काम डेलीगेट किए जा सकते हैं, ठीक है, दूसरों को डेलीगेट किए जा सकते हैं। तो ये एक आपकी असाइनमेंट है, प्रायोरिटी मैट्रिक्स। और एक और है आइजनहोवर मैट्रिक्स। आइजनहोवर प्रेसिडेंट था, EISENHOWER, आइजनहोवर मैट्रिक्स। उस प्रेसिडेंट ने भी डिसीजन मेकिंग का एक मैट्रिक्स बनाया हुआ था, ठीक है, और प्रायोरिटी मैट्रिक्स टाइप ही था वो भी आप इंशाल्लाह पढ़ें, मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन अभी असाइनमेंट भी है ये आपकी। तो फेलिंग टू प्रायोरिटाइज, दे कांट प्रायोरिटाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट क्या है। देखिए 2 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, राइट। जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अर्जेंट है, वो सबसे पहले होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ऐसे ही जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट इतनी नहीं है, उसको बाद में किया जा सकता है। जो चीज़ मोस्ट अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, मे बी उसको भी कहीं बाद में ला सकते हैं, या अगर बहुत अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। तो ये डिसीजन मैट्रिक्स जो है, प्रायोरिटी मैट्रिक्स, आपको ये सिखाएगा कि आपने कौन सा काम कब करना है। उसके बाद स्टार्टिंग योर डे लेट, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और इसमें मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ कि एक रिसर्च है कि अगर आप अपने यूजुअल टाइम से, जिस वक्त आप उठते हैं यूजुअली, उससे सिर्फ 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दें तो 15 मिनट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये आप करके देखें, ठीक है। मैं आपको कोई बड़ा टास्क नहीं दे रहा, वेरी सिंपल टास्क, स्मॉल टास्क। हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल 4 बजे उठ जाएं। आप जब भी उठ रहे हैं, वैसे उठना सुबह ही चाहिए, लेकिन जब भी उठ रहे हैं आप 15 मिनट पहले बस उठ जाएं, और फिर आप देखें कितनी प्रोडक्टिविटी आती है आपके टाइम में। वो 15 मिनट, प्रोवाइडेड वो 15 मिनट उठते ही सोशल मीडिया पे यूज़ ना हो, ठीक है, ये शर्त है, वरना तो वेस्ट है अगर वो 15 मिनट भी उठते ही सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है। उसके बाद इनफेक्टिवली स्केड्यूलिंग टास्क को स्केड्यूल करना लेकिन इफेक्टिवली फॉलो ना कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मैनी पीपल फेल टू मैनेज टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। फेलिंग टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस, यकीन करें यू लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन। इस पे पोमोडोरो टेक्निक लिख लें, POMODORO, पोमोडोरो टेक्निक। मैं आपको असल में असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ, खुद भी आप सर्च करें इंशाल्लाह मज़ीद, तो बड़ा कुछ आपको मिलेगा इन चीज़ों पे।
ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक, टू मेक योर सेल्फ फोकस्ड। और ये बड़े बड़े सीईओज करते हैं, बड़े बड़े जो है वो मैनेजर्स करते हैं। पोमोडोरो जो था बेसिकली ये एक इटालियन था जिसने क्लॉक बनाई थी औरतों के लिए जब वो किचन में खाना बनाती थी। तो उसी से उसको एक आइडिया आया टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। वो क्लॉक असल में ये थी कि 25 मिनट जो है वो अलार्म लगा देती थी औरतें कि 25 मिनट वो चीज़ कुक होती रहेगी, और उसके बाद 5 मिनट्स उन्होंने हांडी को देखना है, उसके बाद फिर 25 मिनट लगा देना है, फिर 5 मिनट्स आके देखना है। तो इससे उसको एक आइडिया आया कि दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक फॉर फोकस, और उसने पूरी टेक्निक बताई, पोमोडोरो टेक्निक। उसमें ये होता है कि आपने 25 मिनट बिल्कुल फोकस के साथ एक काम करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल साइड पे रख देना है, इंटरनेट ऑफ कर देना है, और कुछ भी करके 25 मिनट काम करना है। उसके बाद 5 मिनट की आपने ब्रेक ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक लेनी नहीं है। तो ये 4 साइकिल्स हैं। इन 4 साइकिल्स के बाद आपने आधे घंटे की ब्रेक ले लेनी है। ये तब है जब आप बहुत फोकस्ड कोई काम करना चाह रहे हैं, जैसे पढ़ाई है, कोई पेपर है। एक तरीका आप लगातार पढ़ते रहे, 5-6 घंटे पढ़ते रहे, वो एडवाइजेबल नहीं है। बीच में ब्रेक्स लेना एडवाइजेबल है, बीच में कुछ खा पी लेना, स्पेशली शुगर इनटेक, ग्लूकोज इनटेक, जिससे ज़रा आपका फोकस वापस आए, ठीक है। एंड डेट्स आर हाईली रिकमेंडेड, हनी इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो ये पोमोडोरो टेक्निक को भी आप चेक कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये सिखाई जाती है टू मेंटेन फोकस एंड मैनेज डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद है अंडर वैल्यूइंग द टाइम समथिंग विल टेक टू फिनिश। ये भी एक मसला है। कई बार ना हम टाइम का सही से मुहासबा नहीं करते, और हम टाइम की कदर नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये काम मैं 15 मिनट में कर लूँगा, जबकि रियलिटी ये नहीं है। आपको भी पता है 15 मिनट में हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछे कि आप घर कब आ रहे हैं, मेरा घर मुझे पता है कि 45 मिनट दूर है, मैं कहूँ कि 15-20 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ, तो मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है 15-20 मिनट में पहुँच जाना घर, ठीक है। तो जब हम वैल्यू नहीं करते टाइम को और सही से मुहासबा नहीं करते, तो फिर टाइम मैनेजमेंट इसका मतलब हमारी ख़राब है। मल्टीटास्किंग एक और रीज़न है। इंसान टू बी ऑनेस्ट मल्टीटास्किंग के लिए नहीं पैदा किया गया। टू बी ऑनेस्ट हमारा ब्रेन कैन नॉट टेक मल्टीटास्किंग। यस, देयर आर सम स्पेशल गिफ्टेड पीपल जो मल्टीटास्किंग करते हैं। आप खुद देख लें, गाड़ी अगर आप चलाते हैं बड़ा रेगुलर, तो आप गाड़ी चलाते हुए टेक्सटिंग करें तो दिमाग का सत्यानाश हो जाता है, और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे लिटरली, ये आदत बना बना के। मतलब यू विल बी लॉस्ट, और आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, यू विल नॉट बी हैप्पी, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि आप रात को पढ़ भी रहे हैं, साथ में कोई मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो एट दी एंड दिमाग का सत्यानाश हुआ होगा, और कुछ भी चीज़ जो है वो याद नहीं हुई होगी, ना मैसेजेस सही से हुए होंगे, ना पढ़ाई। तो इसका मतलब ये कि मल्टीटास्किंग जो है इंसान को बड़ा डिस्टर्ब करती है। बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग इफेक्टिव, ये भी कुछ लोग गलती करते हैं। वो ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि मैं हर वक्त बिजी हूँ, जैसे मैंने ओवर बुकर एक प्रोक्रेस्टिनेटर आपको बताया, ठीक है। इस इल्यूजन से निकलना चाहिए। देखना ही चाहिए कि मैं इफेक्टिव कितना हूँ, इम्पैक्ट कितना आ रहा है मेरी चीज़ों का। बस मुझे वो चीज़ें करनी हैं जिनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। परफेक्शनिस्ट हम बात कर चुके हैं। स्किपिंग ब्रेक्स, ये चंद एक रीजंस हमने देखी। पीपल फेल टू मैनेज टाइम। एक चीज़ बताई जाती है, छोटी छोटी आदतें देखे जो है ना, वो मेरा बहुत मानना है। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, पढ़ी है आपने? रीडिंग्स पे जाएं कभी तो वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं, आपको पता है। एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लें या उसकी समरी देख लें, ये टास्क भी है आपका, ठीक है। बड़ी अच्छी बुक है। उसका क्रक्स ये है कि देखिए, ज़िंदगी तब्दील होती छोटी छोटी आदत से। जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें चेंज की अपने अंदर, और वो चीज़ें फिर एटॉमिक लेवल पे, एक जैसे एटम बम नहीं फटता और उसके बाद पूरा चेन रिएक्शन चलता है। बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स के पीछे साइंस ये है, एटॉमिक नाम देना। आपको पता है कि फिशन रिएक्शन होता है पूरा, उसके बाद चेन रिएक्शन जो है वो चलता है। यही बात है कि छोटी हैबिट जो है इट लीड्स टू समथिंग ग्रेट। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी एक आदत बनाई कि बेड शीट में अपनी जो है ना वो, ये मेरी आदत है जहाँ भी चला जाऊँ, और ये मुझे यूनिवर्सिटी से आदत पड़ी कि बेड शीट अपनी जो है ना वो खुद सही करनी है। जब आप उठें तो बेड शीट अपनी सही आप करके फिर जाएं कमरे से। और इनफैक्ट ये एक नेवी
के रिटायर्ड कोई हैं ऑफिसर अमेरिकन, उनकी एक स्पीच भी है इसमें, बहुत छोटी सी स्पीच है जिसमें बता रहे हैं अपने ऑफिसर्स को कि मैं तुम्हें कुछ हैबिट्स बताता हूँ, वो उनको अपनाओ। उनमें से एक ये क्लोजेट अपना जो है उसको ऑर्गेनाइज रखो। दूसरा उन्होंने बताया कि बेड शीट जो है अपनी वो स्ट्रेट करके जाया करो, और उसकी बड़ी अच्छी उन्होंने मज़े की लॉजिक बताई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा दिन बुरा गुजरा है और तुम कमरे में आओ तो कम से कम बेड शीट सही देखोगे तो कहोगे कि चलो ज़िंदगी में हर चीज़ बुरी नहीं है। लेकिन अगर तुम वापस कमरे में आओ और बेड शीट भी ख़राब है, कमरा भी मेस्ड अप है, तो फिर और डिप्रेशन होगी कि वाकई आई एम अ लूज़र और मैं बिल्कुल ही लाइफ मेरी मेस्ड अप है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है। इसमें फिर ये कि चेक योर वॉलेट, चेक योर ड्रॉज और कंप्यूटर डेस्कटॉप। और ये एक मज़े की चीज़ है, इज़ दैट ट्रू? कहते हैं कि बॉयज़ रूम वर्सेस बॉयज़ डेस्कटॉप और गर्ल्स रूम वर्सेस गर्ल्स डेस्कटॉप। आई थिंक सो ये ट्रू है। आदत ज़ाहिर डिफरेंट है दोनों की, यस अल्लाह ने तख्लीक डिफरेंट की है, बट पॉइंट इज़ कि ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, यस वी कैन लॉफ अबाउट इट, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी आदत बनाती हैं, ठीक है ना। ये हैबिट्स हैं, बचपन में सिखाया जाता है नोट्स लो प्रॉपर, हाईलाइटर यूज़ करो, ये दे कैरी फॉरवर्ड, ये आगे जाती हैं हैबिट्स, वर्क प्लेस पे जाती हैं। एहसान के साथ, एक्सीलेंस के साथ इंसान काम करता है और वो चीज़ें बहुत नोटिस होती हैं, ऐसा नहीं वो नोटिस नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ, अब एक तरीका है पेज फाड़ा असाइनमेंट करके पकड़ा दी, एक तरीका है कि बहुत एहसन लेवल से, एक्सीलेंस के लेवल पे A4 पेज उसको फाइल में लगाया, अच्छे से हाईलाइटर यूज़ किया, तो ये चीज़ें नोटिस होती हैं, ठीक है। और यही चीज़ें ग्रोथ में इंसान को फिर फ़ायदा देती हैं। तो यस, ऑर्गेनाइज्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो आपको ऐसी रिसर्चेज आजकल मिलेंगी कि डिसऑर्गेनाइज लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोग हमेशा लेट होते हैं, ठीक है ना, वो जीनियस होते हैं। ये उन्हीं की हैं जो नालायक लोग लेट खुद होते हैं, ये उन्हीं की रिसर्चेज हैं। वरना जितनी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं असल में वो इसके ऑपोजिट है। रिसर्चेज आपको हर तरह की मिल जाएंगी, ठीक है, डोंट गो आफ्टर रिसर्चेज। वो ये भी देखना है रिसर्चेज किसने की हैं, सैम्पल साइज़ क्या था। 10 लेज़ी लोगों को पकड़ के रिसर्च तो नहीं होती ना कि देखा कि वो ज़हीन है। ज़हीन तो भाई कोई भी हो सकता है, आज 4 साल का बच्चा भी बहुत ज़हीन है। जहानत इज़ नॉट द पैरामीटर, ठीक है। जैसे वो है ना कि टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी टाइम व्हेन टैलेंट डज नथिंग। वही बात है, जहानत को क्या आपने करना, टैलेंट को क्या आपने करना जब हार्ड वर्क नहीं है पीछे, जब डिसिप्लिन नहीं है पीछे। और लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अल्लाह ने डिसिप्लिन में कायनात क्रिएट की है, ठीक है। रिसर्चर जो मर्जी कहें कि लेट होने वाला ज़हीन होता है या जीनियस होता है, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम आप देखें, हर चीज़ डिसिप्लिन के मुताबिक चल रही है। हमारा दीन पूरा डिसिप्लिन ही तो सिखाता है, और क्या है। अब एक और मोटिवेशन मैं आपको देता हूं कि मुसलमान शुड बी इवन मोर वरीड अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। उसकी वजह कि टाइम कम बहुत है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम, टाइम की कसम, तमाम इंसानियत खसारे में है। इमाम शाफई एक स्कॉलर गुजरे, आपको पता है, वो कहते हैं कि इस सूरत की तफसीर, इसका मीनिंग, वल अस्र का मीनिंग कि ज़माने की कसम और इंसान खसारे में, कहते हैं मुझे एक बर्फ़ वाले ने सिखाई। ये तफसीर में आता है, उस दौर में बर्फ़ होती थी, बर्फ़ बहुत पुरानी है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन की। कहते कि एक बंदा बर्फ़ बेच रहा था मार्केट में, और वो ये सदा लगा रहा था कि है कोई जो मेरी बर्फ़ ख़रीद ले इससे पहले पिघल जाए। तो वो कहते हैं कि दैट्स इट, वो जो सीन था दैट वाज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी कि दिस इज़ खसारा कि टाइम गुजर रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, एक लिमिटेड टाइम है, यूटिलाइज़ कर लो इसको, इससे पहले ये पिघल जाए। तो टाइम इज़ लीनियर, इट गोज़ इन वन डायरेक्शन, टाइम पीछे नहीं आता। वी कांट टाइम ट्रेवल, पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में नहीं जा सकते, ठीक है ना। टाइम ने आगे बस मूव करना है और हमने इसके साथ चलना है। तो मुसलमान शुड बी इवन मोर वरीड कि टाइम ज़ाया करना जो है मुसलमान के लिए इज़ वेरी डेंजरस। उसकी वजह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वी आर हियर टेम्परेरीली एंड फॉर अ टेस्ट। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आजमाइश चल रही है, टेस्ट है, कैद खाना है, इसमें बड़ा लिमिटेड टाइम है कि मैक्सिमम अमाल कर लो, बुराइयों से बच जाओ, अपनी ग्रूमिंग कर लो, सेल्फ कंट्रोल शो करो। जैसे अल्लाह ने कहा ना, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब है वो जिसने अपना एनालिसिस कर लिया, तज़किया कर लिया, व क़द ख़ाब मन दस्साहा, तबाह है वो जिसने गिव अप कर दिया। तो दिस इज़ इट, इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर मुस्लिम।
तो हमारे लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। और हमारे लिए एक और एक्स्ट्रा मोटिवेशन है, क्या? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, खैरा उम्मा, बेहतरीन उम्मत हो, बेस्ट ऑफ जनरेशंस हो। क्यों? तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, बिकॉज यू एंजॉय व्हाट इज गुड, फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। अब देखिए, जब अल्लाह टाइटल दे रहा है बेहतरीन उम्मत, तो हमारी टाइम मैनेजमेंट भी बेहतरीन होनी चाहिए, हमारी आदत भी बेहतरीन होनी चाहिए, वरना कौन इंस्पायर होगा हमसे? आप खुद सोचें, गोरा हमसे कभी इंस्पायर नहीं होगा, हमारे कैरेक्टर से। नॉन मुस्लिम कभी हमसे इंस्पायर नहीं होगा। हाँ, इस्लाम से इंस्पायर हो जाएगा, लेकिन जब वो मुस्लिम सोसाइटी को देखेगा तो वो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगा, बल्कि वो कहेगा कि ये तो मुनाफिक लोग हैं। सीधी सी बात है, मुनाफिक की कैटेगरी में आएंगे हम सब, कि यानी इतना खूबसूरत दीन लेकिन अमल ज़ीरो। और ये है सबसे बड़ी वजह हमारे डाउनफॉल की, कि अमल नहीं है। उसके बाद मैंने आपको प्रायोरिटी क्या बताया कि देखिए, व्हेन वी से वी डोंट हैव टाइम फॉर समथिंग, व्हाट वी एक्चुअली मीन इज दैट कि वो चीज़ इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी, लेट्स एक्सेप्ट इट। देखिए, जब हम कहते हैं ना नमाज का टाइम नहीं निकल रहा, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसका 100% ये मतलब है कि वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। और यू नो दिस, जो चीज़ इंसान के सर पे सवार हो जाए ना, उसकी प्रायोरिटी बन जाए, उसके लिए वो कुछ भी करके टाइम निकाल लेता है। जैसे आपको कोई कहे कि आपका जॉब इंटरव्यू है कल सुबह 5 बजे, आप कुछ भी करके सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी बन गई, टॉप प्रायोरिटी बन गई। तो ये ईमान की भी हमारी थोड़ी कमज़ोरी है कि हमने दीन को प्रायोरिटी ही नहीं समझा, और इसी तरह बहुत सी और चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं समझा, गैर जिम्मेदारी दिखाई। लेट से घरेलू रोल्स को प्रायोरिटी नहीं समझा लड़कों ने, लेट से अपनी सेहत की हिफाजत करने को प्रायोरिटी नहीं समझा, इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं हम अपनी सेहत के हवाले से। और सबसे ज़्यादा अमराज आपको पता है पाकिस्तान में है, बल्कि एक रिसर्च है बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको पता है कि अगर पाकिस्तानी आई थिंक 19 लीटर घी इस्तेमाल करते हैं, समथिंग लाइक दिस मंथ में, तो अगर ये घी का इस्तेमाल कम कर दें, पकौड़े खाना छोड़ दें, रमज़ान की बात, रमज़ान की रिसर्च है, समोसे पकौड़े जो कि इंतहाई अनहेल्दी चीज़ें, वो छोड़ दें, तो पैसे भी कितने सेव हो सकते हैं, यानी बिलियंस ऑफ रुपीज़ सेव हो सकते हैं ओवरऑल कॉम के। तो वही बात है कि जब प्रायोरिटी ही नहीं है, तो फिर पैसे भी डिस्टर्ब होंगे, फाइनेंस भी डिस्टर्ब होगा, सेहत भी डिस्टर्ब होगी, और एट दी एंड फिर सबसे ज़्यादा शुगर भी पाकिस्तानियों को होती है, डायबिटीज़, कैंसर कितना ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, ब्लड प्रेशर कितनी एक मोहलक बीमारी है। ब्लड प्रेशर लीड्स टू सो मैनी थिंग्स, और बड़ी कम उम्र में हो जाता है पाकिस्तानियों को ब्लड प्रेशर। 30 साल के बाद कई लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। माइग्रेन इश्यूज़ कितने हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है असल में सेहत, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। जो चीज़ देखे प्रायोरिटी होती है, उसके लिए वक्त निकल आता है। इसलिए माइंड साइंसेज यहाँ पे लगेगी कि अपने ब्रेन को टीच करें, ये मेरी प्रायोरिटी है। सिखाना पड़ता है ब्रेन को, ठीक है, लिखना पड़ता है। गोल्स क्यों बनवाए जाते हैं? गोल्स बनाने का क्या मकसद है? गोल्स बनाने का मकसद ही ये है कि जब आप लिख लेते हैं एक चीज़ को, आप उस चीज़ का विजन बना लेते हैं और आप बार बार उस चीज़ को देखते हैं। जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, पुरानी उसकी बात है, उसने अपनी एक बात बताई, सच है कि नहीं है, लेकिन वो अपने बारे में बता रहा था कि मैंने कहीं सुना कि खाना 32 बार चबाने से जो है वो अच्छा डाइजेस्ट होता है। इन शॉर्ट ये कि ज़्यादा बार चबाओगे तो डाइजेशन अच्छी होगी। तो ही सेड आई वांटेड टू बी फोकस ऑन दैट। तो मैंने हर जगह 32 लिख लिया, अपनी प्लेट पे 32 लिख लिया जिसमें मैं खाना खाता था, ठीक है ना। इसी तरह मैंने अपने कमरे में एक 32 का पोस्टर लगा लिया। फेयर इनफ, बताना वो ये चाह रहा था कि जब आपने किसी चीज़ को प्रायोरिटी बनाना ना, फिर आप इस तरह की हरकतें करते हो, फिर आप रिमाइंडर्स लगाते हो, फिर आप तैयारी करते हो, इस्लाह की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये माइंड साइंसेज है इसके पीछे। माइंड साइंसेज ये है, जिस चीज़ के लिए ब्रेन को आप ट्रेन करते हो, ब्रेन उस पर ट्रेन हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप कभी देखना यूट्यूब पे जाके न्यूरॉन्स मेकिंग कनेक्शन, ये आप MRI स्कैन्स देखना, बहुत न्यूरॉन्स ना, ये ब्रेन के सेल्स होते हैं, ठीक है। सारी गेम न्यूरॉन्स की होती है ना। न्यूरॉन्स जब आपस में कनेक्शन बनाते हैं, एक पूरी वायरिंग हो जाती है, लेट्स कॉल इट वायरिंग। आपको पता है वायरिंग जितनी स्ट्रांग हो और जो वायरिंग ज़्यादा हो, वहाँ पर हमेशा करंट ट्रैवल करेगा। तो यही साइंस है सारी की सारी। जब हम एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ये आप यूट्यूब पे देखिएगा, तो उस चीज़ के बारे में न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आपस में।
और अगर सोचना छोड़ दिया तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन डेली बेसिस पे सोचेंगे, डेली बेसिस सोचेंगे, वो कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा और फिर वो इतना ज़बरदस्त पाथवे बन जाएगा, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे उस सोच के हवाले से कि आपका जो पहला रिएक्शन होगा वो उस पाथवे से वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करेगा एंड यू विल एंड अप डूइंग जो आपने आदत बना ली थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, एक बंदा जो है उसने अपने आप को सिखा दिया कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो मेरा पहला रिएक्शन जो है वो डिप्रेशन होगा, मेरा पहला रिएक्शन गिव अप होगा, मेरा पहला रिएक्शन मतलब अपने आप को कोसना होगा। अब वो सोच सोच के इतना स्ट्रॉन्ग पाथवे बन चुका है कि वाकई ही जब कोई मुसीबत आती है तो पहला रिएक्शन यही होता है। ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोगों ने अपने आप को इस तरह ट्रेन किया होता है, लेट्स से अगर हम मुसलमान की बात करें कि नहीं, आपने सबसे पहले कहना इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बाकी चीज़ें बात की हैं, ठीक है। या आपने कंपोज रखना है अपने आप को, गहरे सांस लेने हैं, 4-3-4 जो रूल है ना, 4 सेकंड आपने जो है वो सांस अंदर लेना है, उसके बाद एक्सेल करना है। ये कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं अपने आप को कंपोज रखने की, ठीक है। तो जो आप ट्रेन करेंगे अपने माइंड को, वही माइंड आपको देगा और वही आपकी हैबिट डेवलप होगी। तो माइंड साइंसिस पे अमल करते हुए लिखा करें कि ये मेरी प्रायोरिटी है और इसको मैंने करना है, कुछ भी करके मैंने इसको करना है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये हदीस बड़ी खूबसूरत हदीस है, टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5। 5 चीज़ों का फ़ायदा ले लो। यूथ बिफोर योर ओल्ड एज, हेल्थ बिफोर योर इलनेस, रिचेज बिफोर योर पॉवर्टी, फ्री टाइम बिफोर यू गेट बिजी एंड योर लाइफ बिफोर योर डेथ। ये भी रूल बहुत कमाल का है और ये वही है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना करो, फ़ायदा उठाओ, जो चीज़ है उसका फ़ायदा उठाओ। लिव इन द मोमेंट, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। उस मौके पे रहो, उस मौके का फ़ायदा उठाओ। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें तो दुआएं भी सिखा दी गई हैं। देखिए, लेजीनेस की दुआ है, वो दुआ क्या है वो आगे आएगी। खैर, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाल। इसमें 8 चीज़ों से पनाह मांगी गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम कहते हैं एंग्जाइटी को, वल हुज़न कहते हैं कमर तोड़ गम को, वल अज्ज़ वल कसल, अज्ज़ कहते हैं डीमोटिवेशन को, हिम्मत टूटने को, वल कसल कहते हैं लेजीनेस को, वल बुखल वल जुबन, ये किस चीज़ को कहते हैं, कंजूसी को और कम ज़रफ़ी को और खौफ को। और उसके बाद क्या है, वज़ला इद्दैन व गलबतिर रिजाल, और इससे कि मैं मकरूज़ हो जाऊं और लोगों का रोब मुझ पे आ जाए। तो ये 8 चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, ज़रा गौर करें कैसे। हम लीड्स टू हुज़न, हम क्या होता है, एंग्जाइटी लीड्स टू व्हाट, सैडनेस, ठीक है। जब बंदा एंग्जाइटी में होता है और सैडनेस में होता है तो अगली चीज़ क्या आती है, डीमोटिवेशन, है कि नहीं। बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, हिम्मत टूट जाती है। तो वो अगली चीज़ वो है मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी, अज्ज़ में आ जाता है। जब अज्ज़ में आ जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, अगला स्टेप क्या है, कसल, लेजीनेस, हो जाते हैं ना लेजी, कुछ करने का दिल नहीं करता और बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, बेड पे लेट जाते हैं। उसके बाद क्या है, वल बुखली वल जुबनी, जो बंदा फिर लेजी हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, सैड होता है, वो बिटर बन जाता है, उसकी पर्सनैलिटी बिटर बन जाती है। फिर वो दुनिया को कुछ नहीं दे सकता, ना अपने आप को ना दुनिया को। वो फिर बुखल भी करता है, जुबन का शिकार भी होता है, खौफ का और बुखल, इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और वो कम ज़रफ़ी करता है, वो कहता है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, किसी के साथ अच्छा क्यों, ठीक है ना, मुझे चीज़ नहीं मिली, किसी को क्यों मिले, दैट इज़ बुखल। तो देखिए, अल्लाह के नबी ने वो ऑर्डर समझा दिया। वो ऑर्डर क्या है, चीज़ ट्रिगर कहाँ से होती है और कैसे आगे चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वज़ला इद्दैन व गलबतिर रिजाल, फिर वो कर्जा पकड़ता है। जब वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, फिर वो लोगों से कर्जा पकड़ने लगता है। तो ये अगला स्टेप है। और उसके बाद व गलबतिर रिजाल, फिर गलबा आ जाता है, लोग उस पर हावी हो जाते हैं, ठीक है, लोग उसको कंट्रोल करने लगते हैं। तो कितना ज़बरदस्त तसलसल से हमारे नबी ने 8 चीज़ों से पनाह मांगना सिखाई। तो ये दुआ भी बड़ी कमाल है, इसमें आएगी इंशाल्लाह स्लाइड्स में, आप देखिएगा। तो
इसके बाद बरकत की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला, और ये भी है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। इसी तरह ये अल्लाहुम्मा अक्सिर माली, कसरत से माल दे, व वलदी औलाद दे, व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी, और जो भी मैं करूँ उसमें बरकत दे। ये भी बहुत कमाल बरकत की जो है वो दुआ है, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज़ है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, उसको अवॉइड कैसे करना है, फोकस, पोमोडोरो टेक्निक मैंने आपको बताई, प्रायोरिटाइजेशन कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, उसके लिए मैंने आपको प्रायोरिटी मैट्रिक्स सजेस्ट किया है, आइजनहोवर मैट्रिक्स सजेस्ट किया है, ये चीज़ें आपने देखनी है। और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि मुसलमान के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन क्या है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, क्योंकि एक तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, दूसरा हमने तो जवाब भी देना है एक एक चीज़ का अल्लाह को, ठीक है। अगली चीज़ है एनालाइजिंग योर 24 आवर्स। इसका क्या फ़ायदा है? देखिए कई लोगों को पता ही नहीं वो करते क्या है। अगर आप उनसे पूछे ना कि आपका दिन कैसे गुजरता है, दे कैन नॉट आंसर। अगर आप उनसे पूछे ना कि आप सोते कितना है, इसका भी उनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं होगा। मुहासबा नहीं किया, कभी कभी केयर नहीं की, इवन 10 घंटे सो रहे हैं लेकिन नहीं पता 10 घंटे सो रहे हैं, बस सो रहे हैं। तो ये इसका फ़ायदा होगा, कम से कम आपको पता लग जाएगा। देखिए सिट अलोन, एनालाइज योर 24 आवर, नोट डाउन द मेन एक्टिविटीज़ यू डू इन दोज 24 आवर्स, नोट डाउन योर स्क्रीन टाइम डेली, यू शुड हैव अ डाटा ऑफ योर 24 आवर डे, कम से कम 30 दिन का डाटा। उसके बाद नोट डाउन योर ट्रेंड, विच एक्टिविटीज़ आर मोस्ट कॉन्स्टेंट इन योर डेली रूटीन। मोस्ट कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज़ क्या है पता लग जाएगा आपको 30 दिन में, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको ये पता लग जाएगा कि रात सोने से 2 घंटे पहले 2 घंटे मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, और ये कांस्टेंट चल रहा है, कभी कभी नहीं है। अब देखा ही जाएगा वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव है तो उसको रिप्लेस करना है विद प्रोडक्टिव हैबिट्स, मे बी बुक रीडिंग से, मे बी कुछ स्किल सीखने से, मे बी एआई सीखना, मे बी एआई से कोई रिसर्च करवाना, तो ये प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है, जब आपको आपकी एक्टिविटीज़ पता लग जाएंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा टू एडजस्ट एक्टिविटीज़ और टाइम। आप ऑर्गेनाइज हो जाओगे, आपको पता होगा मेरी मैंडेटरी ड्यूटीज़ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है या नॉन मैंडेटरी, और आपको अपने एनर्जेटिक और एक्टिव टाइम स्लॉट्स पता लग जाएंगे। हर एक के कुछ एनर्जेटिक और एक्टिव टाइम स्लॉट्स होते हैं, वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो हेक्टिक काम है वो उस स्लॉट में करने हैं। नेचुरली तो वो सुबह का टाइम होता है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये एक, जैसे मैंने आपको मिसाल दी टाइम मैनेजमेंट चार्ट की, कि मंडे ट्यूसडे पूरे हफ्ते का है और टाइम लिखा हुआ है। लेट्स से आप 12 बजे से लेके 4 बजे तक सो रहे हैं, लिख दें स्लीप। उसके बाद लेट्स से वेकअप फॉर फजर लिख दिया, 1 घंटा फजर, फिर दोबारा सो गए, फिर यूनिवर्सिटी टाइम है, फिर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो ये 11 बजे रात तक का पूरा टाइम लिखा हुआ है। एक तो ये सिंपल टाइम मैनेजमेंट चार्ट है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये फिल हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। अमेरिकन मदर, उसकी मिसाल उसने फिल किया है, लेट्स से। अच्छा ये एक और है, पर्पस, टाइम और परसेंट, ठीक है। यानी देखिए उन्होंने फिल किया कि स्लीप वीक की बात हो रही है, 46 घंटे वीक में नींद ली, 40 घंटे, विच इज़ लाइक 6.5 आवर पर डे तकरीबन, ठीक है। तो ये पूरे वीक का 27% टाइम है। अब इससे आपको मुहासबा होगा कि अगर तो मेरा 50% टाइम नींद में जा रहा है वीक का, तो जाहिर आई नीड टू बी वरीड अबाउट इट। हेल्पिंग डॉटर विद होमवर्क 15 घंटे है वीक में, ये पूरे वीक का है, ठीक है। एंटायर वीक में 168 घंटे हैं, और 168 में से 2 घंटे कहाँ जा रहे हैं, 8 घंटे कहाँ जा रहे हैं, 46 घंटे कहाँ जा रहे हैं, वो सब उसने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बिगिनिंग है। जो करना चाहता है, जो सीरियस है टाइम मैनेजमेंट में, मुहासबा करना चाहता है, देखना चाहता है मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए ये एज अ वेरी स्टार्टिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी है। ट्रैवल टाइम, कुकिंग, ईटिंग टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम वर्क कितना है, तो इससे उसको पता लग गया कि नींद में सबसे ज़्यादा टाइम है और बिल्कुल नींद की ज़रूरत है। उसके बाद डॉटर के साथ बहुत टाइम है और पार्ट टाइम वर्क में बहुत टाइम है। इसका मतलब इस औरत की रूटीन अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी रोल्स में वो ज़्यादा टाइम लगा रही है। डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करना उसका मैंडेटरी रोल है, फ़र्ज़ है, ठीक है। इसी तरह पार्ट टाइम वर्क भी मैंडेटरी है, अच्छी बात है।
इसी तरह कुकिंग ईटिंग इज गुड, मैंडेटरी। इंटरनेट एंड फोन सिर्फ 6 आवर है, वर्क कितना है, फैमिली लाइफ कितनी है, वगैरह वगैरह, पूरा पाई चार्ट उसने बनवा लिया। ये एक हमने बनाया था यूथ क्लब के लिए। ये तो चले एक स्पिरिचुअल है, जो करना चाहता है, जो स्पिरिचुअल उसमें इंटरेस्टेड है ग्रोथ में, तो ये कुछ चीज़ें हैं। डेली चेकलिस्ट पूरे मंथ की, ऊपर डेट है 1 2 3 4 30 तक, ठीक है। तो फाउल टॉक यानी फजूल बातें आज की कि नहीं की, ज़बान की हिफाजत है मेनली, तो झूठ, नेगेटिविटी अवॉइडेड यानी नेगेटिव थिंकिंग। उसके बाद कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, एक्सरसाइज की कि नहीं, स्टडी की, नॉलेज से मुराद है दीनी इल्म हासिल किया, कि कुरान की कोई ट्रांसलेशन पढ़ी, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर, मगरिब, इशा, सुन्नत पढ़ी, 12 सुन्नत जो होती हैं, ठीक है, दिन की सुन्नत मौक़दा जिसे कहते हैं। तहज्जुद, स्मॉल गोल्स बनाए, वीक में एक बार पढ़ ली, ठीक है। मीटिंग विद अल्लाह से मुराद है वैसे ही अल्लाह से कोई बात की, कोई दुआ की। उसके बाद चैरिटी डेली भी हो सकती, 10 रुपये भी हो सकती है। अब तो बड़ा आसान है, कहीं आप बेकरी पे जाएं, वो पड़े होते हैं डोनेशन बॉक्सेस, वहाँ डाल दिए, इट्स वेरी इजी। तस्बीह की कि नहीं की, कुछ लोग की तस्बीहां होती हैं दिन की। गैजेट्स का क्या इस्तेमाल था, सिन अवॉइडेड, एनी पर्सनल सिन यू आर स्ट्रगलिंग विद, अवॉइडेड और नॉट, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगा। बताने का ये सारी चीज़ें, देखिए दिखाने का मकसद ये है कि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। आप जितनी मर्जी बातें कर लें, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, रोते रहना, मेरी रूटीन नहीं ठीक, मेरी रूटीन नहीं ठीक, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत है। आधी लाइफ हमारी इस रोने धोने में गुजर जाती है, क्योंकि एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा। नो वन वॉन्ट्स टू टेक एक्शन। मैंने 12 साल काउंसलिंग्स की हैं और मैंने ये अंदाज़ा लगाया, नो वन वॉन्ट्स टू टेक एक्शन। लोगों को सिर्फ जो है ना बातें सुनाने का शौक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है एज अ काउंसलर। घंटा उनकी बातें सुन लो, उसके बाद उन्हें एक टू डू लिस्ट दो कि ये आपने करना है, और वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो एक और काउंसलर के पास जाते हैं, घंटा उधर रोते हैं। उसके बाद वो एक और के पास जाते हैं, घंटा उधर रोते हैं। नो वन वॉन्ट्स टू टेक एक्शन। तो ऐसे बंदे को अल्लाह की भी मदद नहीं आती, सीधी सी बात है। हार्श बात है लेकिन सीधी सी बात है। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो कुछ कर रहे हैं, जो एक्शन लेते हैं, ठीक है। ये बात है असल में। तो ये एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर हम लोग ना, मतलब हम स्टूडेंट्स हैं ना, तो शेड्यूल बना लेते हैं एक वीक का, एक मंथ का, फिर पेपर देंगे वो। सर वो एक दिन मतलब बस हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट, उसके बाद हम भूल जाते हैं या फिर हमारी रूटीन चेंज हो जाती है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? हम मतलब बोर हो जाते हैं काम। देखिए, रियलिस्टिक बनाए ना गोल्स, स्मार्ट गोल्स बनाए। हम अनरियलिस्टिक रूटीन बनाते हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, वो नहीं फॉलो होती। स्मार्ट गोल सीखें क्या होता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको आज सिखाता हूँ, यहाँ पे सिखाता हूँ। एक चीज़ होती है स्मार्ट का, तो पता है आपको, स्मार्ट गोल्स जो होते हैं SMART। गोल जब भी बनाने स्मार्ट बनाने, ठीक है। S इज़ फॉर, ये आप मज़ीद सर्च कीजिएगा, स्पेसिफिक। M इज़ फॉर मेजरेबल, ठीक है। A इज़ फॉर अटेनेबल, R इज़ फॉर रियलिस्टिक, और T इज़ फॉर टाइम बाउंड, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब मैं कहूँ मैंने वेट लूज करना है, ठीक है। लेट्स मेक इट मोर स्मार्ट। कितना करना है? 10 kg। स्मार्ट हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया, ओके। मेजर हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, महीने बाद देख सकता हूँ, 15 दिन बाद देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पैरामीटर आ गया तो ये मेजरेबल हो गया। या टाइम बाउंड जब करूंगा कि 2 महीने में करना है, 2 मंथ्स में, तो और मेजरेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या ये अटेनेबल है? ये अटेन हो सकता है। अटेनेबल का ताल्लुक है रिसोर्सेज से, रियलिस्टिक का ताल्लुक है माइंड से, अटेनेबल का ताल्लुक है रिसोर्सेज से। क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं ये करने की? ये है क्वेश्चन, ठीक है। अगर तो नहीं है तो इसको कम कर दो, 5 कर दो। मे बी मेरे पास जिम की फ़ी नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ये टारगेट कैसे अचीव होगा? मे बी मेरे पास टाइम की रिसोर्स नहीं है, मैं नहीं घंटा निकाल सकता डेली टू वॉक, तो इसको 5 कर दो, 10 ना करो, हाफ आवर निकाल लो, ठीक है, अटेनेबल। उसके बाद ये रियलिस्टिक है कि नहीं है, ये आप माइंड से पूछें कि इज दिस इवन रियलिस्टिक। अटेनेबल और रियलिस्टिक आपस में जुड़े हुए।
एक तो ये स्मार्ट गोल टेक्निक है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगी, ठीक है, लाइफ में। एक और चीज़ होती है वूप, WOOP, ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है टू अचीव गोल्स। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, और ये प्रॉपर माइंड साइंसेस के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। क्या है? सबसे पहले W से है विश, ठीक है, O से है आउटकम, अगले O से ऑब्स्टिकल, और P से है प्लान। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी ये बताती है कि अगर आप विश करके ऑब्स्टिकल पहले सोचें तो काम नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन नेगेटिव साइड पे चला जाएगा। लेकिन आप कोई विश करके उसका आउटकम देखेंगे तो ब्रेन इनकरेज होगा, पॉजिटिव साइड पे जाएगा। इसलिए सेकंड स्टेप है आउटकम। मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक अपना गोल बताता हूँ कि मैंने 5 टाइम्स नमाज मस्जिद में पढ़नी है। वेरी डिफ़िकल्ट गोल, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अब इसके लिए मुझे आउटकम देखने हैं। इसका आउटकम क्या है? ऑब्स्टिकल पहले देखूंगा तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो ऑब्स्टिकल है, ये तो बहुत मुश्किल है। इसी तरह यार ये तो कौन करता है जवानी में, एक और ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरी रूटीन ही ऐसी नहीं, एक और ऑब्स्टिकल आ गया। फिर मैं क्यों नमाज पढ़ूं, मुझे क्या फ़ायदा, मेरे तो गुनाह ही बहुत है, एक और ऑब्स्टिकल आ गया। ऑब्स्टिकल पे ऑब्स्टिकल ला रहे हैं आप, नहीं, आप आउटकम लिखें। इसके बाद आउटकम कितने खूबसूरत आउटकम है, अल्लाह की रज़ा, क्लीनलीनेस, हेल्दी माइंड, ठीक है। और आप देखें तो सही, चैट जीपीटी से पूछें कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, ऐसी ऐसी हदीस आएंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपको बताएगा। वही बात है, एआई का फ़ायदा ले, अब तो मसला ही कोई नहीं, ठीक है ना, रिसर्च करना तो मसला ही कोई नहीं। अब आउटकम लिखें और उससे लिखवाएं कि इसके आउटकम बताओ मुझे, अगर मैं ये करूं। वो आउटकम जब बार बार आप पढ़ेंगे, अब देखिए फजर पे मेरी बड़ी सुस्ती होती थी, मैं आपको पर्सनल बात बताता हूँ, मैंने ये चीज़ लगाई और मैं रिवाइज़ करता हूँ बाकायदा कि फजर पे मैं क्यों उठूँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मोटिवेशन चाहिए, फजर पे उठ के मस्जिद जाना बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा, एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जब बहुत अंधेरा होगा मैदान हशर में, तो बशारत है उन लोगों को जो फजर की नमाज में मस्जिद पे चल के जाते हैं, और औरतों के लिए भी है जो उठती हैं, तो उनको रोशनी मिलेगी उस दिन। चले, अभी एक आउटकम है, मेरे लिए मोटिवेशन आ गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें फजर की 2 सुन्नतों की अहमियत पता लग जाए तो ये पूरी दुनिया से बेहतर है। ये 2 सुन्नतें पूरी दुनिया से ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन है। उसके बाद ये कि जो फजर की नमाज़ पढ़ता है उसके चेहरे को रोशनी देता है अल्लाह, उसको बरकत देता है, ठीक है ना, ये आ गया। फिर मे बी हेल्थ बेनिफिट्स मैं ला सकता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं मुझे उठने के। तो मैंने वो आउटकम जब सारे लिख लिए कि ये तो इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, तो मुझे मोटिवेशन आ जाएगी कि लेट्स डू इट। फिर मैं अलार्म भी लगाऊंगा, दुआ भी करूंगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद ऑब्स्टिकल लिख सकते हैं आप कि ऑब्स्टिकल क्या है। मिसाल के तौर पे डीमोटिवेशन आ सकती है, जो आपने बात की कि 5 दिन फॉलो होगी फिर नहीं होगी, ये भी एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है। लिख ले जितने ऑब्स्टिकल यू कैन थिंक ऑफ। उसके बाद प्लान बनाएं कि अब प्लान क्या है, इन ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करना है। तो ये दिस इज़ हाउ सक्सेसफुल पीपल जो है ना वो इस तरह से चलते हैं। ये प्रूवन टेक्निक्स हैं, ये करनी पड़ेंगी आपको, मैंने की हैं और मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रूवन है और इनका बड़ा फ़ायदा होता है। इनका फ़ायदा क्या है, मैं आपको पूरी साइंस भी बता रहा हूँ। आपके न्यूरॉन जो है वो कनेक्शन बना रहे हैं इस चीज़ के हवाले से। जब आपको भी पता है, बेसिक बात है, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स दिए जाऊँ, शायद आप में अमल ना आए, लेकिन आपके न्यूरॉन्स ने कनेक्शन बना ली उन लेक्चर्स के हवाले से, और कभी ज़रूरत पड़ने पे वो चीज़ अमल में भी आ जाएगी क्योंकि वो चली गई है सबकॉन्शियस में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जाती है, जो सबकॉन्शियस में जाती है वही शख्सियत बनती है। जैसे अगर आप मूवीज़ देखते हैं और अच्छी मूवीज़ देखते हैं, ऐसी मूवीज़ जिसमें कोई हीरो अच्छा काम कर रहा है, वर्चुअस काम कर रहा है, और आपकी तमाम चॉइस ऑफ मूवीज़ वही हैं जिसमें कोई करेज का लेसन है, सर्वाइवल लेसन है, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। अगर आप ऐसी मूवीज़ देखेंगे जो कॉमेडी मूवीज़ ही हैं, उसमें बस हल्ला गुल्ला, आपकी शख्सियत में फिर कॉमेडी और मजाक और वो चीज़ें ज़्यादा आती जाएंगी। तो ये तो बेसिक बात है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों को आप फॉलो करें इंशाल्लाह, जो आपका सवाल था, तो उम्मीद है कि इससे चीज़ कायम रहेगी। इन शॉर्ट, रियलिस्टिक और
स्पेसिफिक गोल्स बनाएं, अनरियलिस्टिक गोल्स ना बनाएं। जैसे आज जाते ही आप कहें कि मैं डेली तहज्जुद पढ़नी है, इट इज़ नॉट अ स्मार्ट गोल एट ऑल। स्मार्ट गोल ये होगा तहज्जुद मैंने कितनी रकात पढ़नी है, 2, 4, 6, 8, ये स्मार्ट गोल है, ठीक है। और कितने दिन पढ़नी है, यानी पर वीक 1 पढ़नी है, पर वीक 2 दिन पढ़नी है, या डेली उठना है। डेली उठना है तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, ये चीज़ आप फॉलो करें इंशाल्लाह। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। डू हैवी ड्यूटी वर्क एट योर मोस्ट एनर्जेटिक टाइम स्लॉट्स, कट बैक अनप्रोडक्टिव डिमांड्स एंड थिंग्स, avoid multitasking and do one task with complete focus, aim to complete tasks in large chunks of time, for example sit for an hour for a task and take 5 to 10 Pomodoro technique, avoid taking too much breaks while doing something। कभी कभी गोल ना अचीव हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मसला तब है जब आपकी आदत बन चुकी है लेजीनेस, ठीक है, जब आपकी आदत बन चुकी है गिव अप करना, दैट इज़ द इशू। लेकिन जो आपने भी बात पूछी थी ना, कोई बात नहीं, कभी कभी स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। बल्कि कुछ लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं रूटीन को लेके कि वो फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी चले जाते हैं कि मेरी फॉलो नहीं हो रही। तो रिलैक्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स समटाइम, ज़रूरी नहीं हर वक्त ही रूटीन फॉलो हो, लेकिन ट्राई योर बेस्ट। मैंडेटरी चीज़ें ज़रूर कर ले। और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बहुत खूबसूरत है। देखिए हमारे नबी ने कितनी नेचुरल बात बता दी। फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी, हर किसी पे एनर्जेटिक टाइम आता है, एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी। हकीकत, हर एनर्जेटिक टाइम के बाद एक लिथार्जिक टाइम भी आता है, और हम सबको पता ही होता है। हम एक लेक्चर सुनते हैं, बहुत एनर्जी आती है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी विदर आउट होती है और फिर लिथार्जी आती है। लेकिन क्या फरमाया, बट द वन हु अडॉप्ट्स अ मॉडरेट पाथ आई हैव होप फॉर हिम। जो म्याना रवि इख्तियार करेगा, मॉडरेट पाथ इख्तियार करेगा, उसके लिए उम्मीद है। जो एक्सट्रीम्स पे चला जाएगा, एक्सट्रीम्स क्या है कि एनर्जेटिक टाइम में भी एक्सट्रीम पे चले जाना और लो टाइम में भी एक्सट्रीम पे चले जाना, ये दोनों गलत है। कैसे? जब आप एनर्जेटिक हैं तो आप कहें कि मैंने कुरान तफसीर भी पढ़ लेनी है, मैंने हदीसें भी सारी पढ़ लेनी है, मैंने ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, सारे गोल्स बना लिए और उसके बाद शुरू कर दिया, और जब लो टाइम आया तो सब छोड़ दिया। ठीक है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। या एकदम 5 नमाजें शुरू कर दी, तहज्जुद भी शुरू कर दी, लो टाइम आया तो एक भी नहीं है, तो ये दोनों, दिस विल बी एक्सट्रीम। आप 5 नमाजें शुरू करें, सिर्फ फ़र्ज शुरू करें, लेट्स स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, अल्लाह न करे, तो दे कैन स्टार्ट स्मॉल। सुनते ना पड़े अभी, ओके, इसके बाद सुनते ले आए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद तहज्जुद भी ले आए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स स्टार्ट स्मॉल। और जब बहुत ज़्यादा डाउन है, लिथार्जी है, तब ये नहीं कि नमाजें ही छोड़ दी भाई, तब कम अज़ कम जोड़ लें, कुछ कर लें, लेट पढ़ लें, लेकिन पढ़ें, बिल्कुल ना छोड़ें। ये है एक्सट्रीम साइड। तो इसको भी अपनाएं कि मॉडरेशन इज़ द वे फॉरवर्ड, म्याना रवि इज़ द वे फॉरवर्ड इन एवरीथिंग। ये बहुत खूबसूरत बात है हमारी कि अल्लाह ने हमें कहा है कि तो उम्मतन वसत हो, उम्मतन वसता। कुरान में आता है ना, सूरह अल बकरा में आयत नंबर 141 में, कि बेशक हमने तुम्हें उम्मतन वसत बनाया, दरमियानी कौम, मिडल पाथ वाली कौम, एक्सट्रीम्स पर ना जाने वाली कौम। इसको आप पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी का रूल बना लें कि मैंने एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद आखिरी चीज़ है पावर ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, वो क्विकली मैं आपको बताता हूँ। प्रोएक्टिवनेस कहते हैं इसे, बीइंग प्रोएक्टिव। स्टीवन कोवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उसमें वो पहली हैबिट बताता है कि स्मार्ट लोग, सक्सेसफुल लोग जो है वो प्रोएक्टिव होते हैं। व्हाट इज़ प्रोएक्टिवनेस? 2 रवैये, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। क्या फ़र्क है? प्रोएक्टिव बंदा वो है जो, एक मिसाल दे रहा हूँ, सफ़र पे निकलने से पहले गाड़ी के टायरों की हवा चेक कराता है, रेडिएटर का पानी चेक करता है, सारी चीज़ें चेक करता है। रिएक्टिव इंसान वो है जो कुछ नहीं चेक करता, जब टायर फट जाता है तो एकदम रिएक्शन आता है, और उससे फिर टाइम बड़ा ज़ाया होता है, एंग्जाइटी और होती है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पहले से चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। इसके तरीके कुछ हैं। सिट डेली 15 मिनट्स एट नाइट बिफोर स्लीप एंड नोट डाउन थिंग्स टू डू फॉर टुमारो।
मैं ये चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। अभी मेरा डेस्कटॉप नहीं आ रहा, मैं आपको डेस्कटॉप पे फाइल्स दिखा सकता हूँ। मैं ये करता हूँ, अगले दिन का मैं पूरा दिन प्लान करता हूँ 15 मिनट लगा के, कल क्या क्या करना है मैं अपना कैलेंडर रिविजिट करता हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत बिजी होती है, तो मुझे इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। शायद आप पे इतनी अभी ना अप्लाई हो, आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो ये चीज़ें बड़ी एप्लीकेबल हैं। तो मैं तो देखता हूँ डेली, मैं रिमाइंडर्स भी लगाए होते हैं, कैलेंडर में भी डालता हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ कैलेंडर में नहीं डाली, रिमाइंडर नहीं लगाया, तो मैं लगाता हूँ बैठ के, ठीक है। आपने कई लोग देखा वो भूल जाते हैं, कहते हैं ओहो ये तो मुझे याद ही नहीं था। तो वही बात है कि 15 मिनट लगा लें और लिख लें कल मैंने क्या करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज करें, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टुमारोज एक्टिविटीज मेंटली, स्टार्ट वेकिंग अप 10 मिनट्स अर्लियर देन योर नॉर्मल वेकिंग अप टाइम। 10 मिनट्स विल डू मैजिक, लेकिन प्रोवाइडेड उसमें मोबाइल ना यूज हो। दिस इज दी कंडीशन, और ये रिसर्च बेस्ड बात है कि सिर्फ 10 मिनट पहले उठना शुरू कर दें तो इट विल डू मैजिक। बी प्रोएक्टिव, ठीक है। सिचुएशन अराइज होने से पहले एंटीसिपेट करें चैलेंजेस को और उसकी तैयारी करें प्रोएक्टिवनेस के साथ। सिट विद वाइज पीपल हु मैनेज टाइम वेल एंड आस्क देम हाउ दे मैनेज इट। देखें, अपने आप को वैल्यू करें, अपनी कदर करें। मैंने कई यंगस्टर्स देखे एंड आई एम प्राउड ऑफ देम, जो फजूल बात हो रही उठ जाते हैं, दे वैल्यू देयर टाइम। वाई वी नीड टू सिट इन गैदरिंग जहाँ गॉसिपिंग है, टाइम ज़ाया हो रहा है और फजूल चीज़ें सर्च हो रही, उठ जाते हैं वहाँ से कि हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, ठीक है ना, छोड़ो इसको। मतलब एक दो क्लिप्स देख ली, उसके बाद उनका दिल हैवी होता है, यार फजूल चीज़ें क्या, हर वक्त मीम्स और जोक्स और ये चीज़ें 2-4 देख ली बस काफ़ी हैं। उसके बाद फिर हैवीनेस आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो अपना तज़किया करें, अपना मुहासबा करें। इसका मतलब यू डोंट वैल्यू योर ओन सेल्फ। किसी ने आपकी क्या वैल्यू करनी जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है ना। आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपकी कोई लिमिट्स नहीं है, आपके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। जो आता है आपको जो मर्जी बात कर जाता है, जो आता है आपको जो मर्जी मजाक कर जाता है, जो आता है आपका वक्त ज़ाया कर जाता है। कोई आपको कहता है आओ यार चलें, आप कहते हैं चलो जी मैं तो हूँ ही वेला, आओ चलते हैं। तो फिर लोग कैसे आपको वैल्यू करें, ठीक है, जब आपकी बाउंड्रीज नहीं है, लिमिट्स नहीं है। हाँ, लोगों के साथ जाना चाहिए, दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, लेकिन कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये नहीं कि रात 11 से लेके फजर तक पत्ते खेले जा रहे हैं, ताश खेला जा रहा है, ये तो यू हैव अंडर वैल्यूड योर सेल्फ। आपने खुद उसे बता दिया कि मैं वेला तरीन इंसान हूँ और मुझे किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो अपनी अपनी वैल्यू करें, अपनी लिमिट सेट करें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो है ये असहाबे कहफ की दुआ है, ब्यूटीफुल दुआ, इंशाल्लाह आपको स्लाइड्स मिलेंगी। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतुं वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए परवरदिगार, हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। कितनी जामे दुआ है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ, ठीक है। यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, हैबिट्स, एनीथिंग, लेजीनेस, तो ये बड़ी जामे दुआ है। ये एक नुस्खा है जो मैं भी ट्राई करता हूँ, और ये एक इसकी मोटिवेशन ये है कि देखें, द पावर ऑफ डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली। 100 raised to the power 1 raised to the 365 is 1, but 1.01 raised to the power 365 is 37.7. 0.01 चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ा। तो डोंट अंडर एस्टिमेट स्मॉल हैबिट्स, डोंट अंडर एस्टिमेट कंसिस्टेंसी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन अमाल वो हैं जो चाहे कम है लेकिन कंसिस्टेंट है। कितनी प्रोडक्टिव टिप दे दी हमारे प्रॉफिट ने। ये काइजन प्रिंसिपल भी है, जापानीज़ जो है वो काइजन प्रिंसिपल सिखाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू डू बिग थिंग्स। तो यही बात है। तो इसमें ये है कि एक नुस्खा है आपके लिए सोशल मीडिया एडिक्शन से निकलने का। सबसे पहले ये 30 दिन करना है, अपने फ़ोन को ऑफ कर दें, अपनी लिमिट रखें, ठीक है ना, अपनी कदर करें। मत लोगों को ये शो करें कि मुझे 2 बजे भी मैसेज कर लो, 3 बजे मैसेज कर लो, मैं अवेलेबल हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है। ऑफ कर दें। ऐसे इंसान की कदर है, यकीन करें, पीपल विल चेज यू, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। 11 बजे यार, 11 बजे के बाद इनका मैसेज नहीं आता, सिंगल टिक आता है। दिस इज़ दी मॉडर्न करेंसी, मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न जो वैल्यू है वो ये है, सिंगल टिक। जिस बंदे का सिंगल टिक आ रहा है 11 के बाद, मेरी कदर बढ़ जाती है उसके लिए। यार ही इज़ द पर्सन, ठीक है, जिसके कोई गोल्स हैं लाइफ में, जो सीरियस है लाइफ के बारे में, ठीक है।
तो यू हैव टू डू दिस। इफ़ यू कैन नॉट टर्न ऑफ तो एटलीस्ट इंटरनेट ऑफ कर दे, 4G बटन ऑफ, वाईफाई बटन ऑफ। नंबर 2, देखिए जब आप ये करेंगे ना आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, आप बोर होना शुरू होंगे, आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या करूं, ठीक है। तो दैट्स गुड। टेक 1 आवर टू डू डीप वर्क बिफोर टर्निंग ऑन इंटरनेट, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी टिप। अब मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह और मैं जाते ही मोबाइल ऑन कर लूँ, नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस, फेसबुक, इंस्टा, क्या वो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है? वही प्रायोरिटी मैट्रिक्स वाली बात है। क्या इंस्टा की नोटिफिकेशन मोस्ट अर्जेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है? नो, मेरा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अर्जेंट है, मैंने जाके ऑफिस में बैठना है, मेरी टेबल पे कुछ टास्क हैं वो देखने हैं मैंने जाके, ठीक है। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टर्निंग ऑन इंटरनेट, टर्निंग ऑन नोटिफिकेशंस। 1 घंटा डीप वर्क, उसके बाद रीड एटलीस्ट 10 पेजेस अ डे, ज़बरदस्ती आदत डालें, कुरान के पढ़ लिया करें। 10 पेजेस इज़ अब टू बिग टास्क, लेकिन ये कुरान के हवाले से, लेकिन आम बुक कोई भी पढ़ी जा सकती, 10 पेजेस अ डे। स्टूडेंट के पास बहुत टाइम होता है, ट्रस्ट मी। आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, शादी होगी ना, फिर आपको समझ लगेगी टाइम मैनेजमेंट की। अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम। आपके पेरेंट्स आपको फुल रिलैक्स किए हुए, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, दे आर प्राउड ऑफ यू, कहते हैं बेटा पढ़ो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो 10 पेजेस अ डे इज नथिंग। वर्कआउट एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि दिमाग सही से काम करना शुरू हो। वर्कआउट करेंगे, कुछ केमिकल्स बनेंगे, दिमाग सही से काम करना शुरू होगा, दिमाग खुलेगा। उसके बाद ट्रैक योर टाइम एंड प्रोग्रेस, जो मैंने सिखाया, एनालाइजिंग 24 आवर्स, रोल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इन टाइम मैनेजमेंट, जो हमारी कौम का बड़ा मसला है। ये है प्रैक्टिकल चीज़ें करने वाली, ठीक है। सबसे पहले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। हलाल और तैयब दो डिफरेंट चीज़ें। नॉट एवरीथिंग दैट इज हलाल इज तैयब, रिमेंबर दिस, ठीक है। अल्लाह ने इनकरेज किया है तैयब डाइट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस्ड फूड मेरे नज़दीक तैयब नहीं है, डेयरी मिल्क तैयब डाइट नहीं है। हलाल है, बिल्कुल हलाल है, लेकिन पाकीज़ा इन द पाकीज़ा नॉट इन द सेंस के नापाक है, पाकीज़ा इन द सेंस के हेल्दी कितनी है, ठीक है। तो अल्लाह इनकरेज आपको कर रहा है तैयब डाइट, और बाहर के जो खाना है वो तो बिल्कुल भी तैयब मेरे नज़दीक नहीं है, क्योंकि बनाने वाला कौन है ये भी बहुत मैटर करता है। मैं तो इस तरह भी देखता हूँ, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ तैयब डाइट। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द सन ऑफ एडम कैन नॉट फिल अ वेसल वर्स देन हिज स्टमक एंड इट इज़ इनफ फॉर हिम टू टेक अ फ्यू बाइट्स टू स्ट्रेटन हिज बैग। आप यकीन करें, अगर आप बहुत खाते हैं, मैं नहीं कहता खाना ना खाएं, खाएं लेकिन अच्छा खाएं, लेकिन यू विल नो कि जब आप खाने को कंट्रोल करते हैं तो एक स्पिरिचुअल लेवल भी ऊपर जाता है। रूहानियत का और खाने के कंट्रोल का गहरा ताल्लुक है। वजह क्या है, हमारा गट और ब्रेन बहुत हाईली कनेक्टेड है। मैं आपको एक रिकमेंड भी कर देता हूँ, डाइटिशियन डॉक्टर एरिक बर्ग, ERICBERG, उनको सुना करें। OCD पे बहुत अच्छी बात करते हैं, और वो बाकायदा साइंटिफिकली साबित करते हैं कि आपका गट ये पूरा सिस्टम होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ठीक है, इस सब को गट कहते हैं। आपका गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, और मैं तो नेक्स्ट लेवल जाऊँ तो आपके गट और हार्ट का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। हार्ट से यहाँ मुराद है कल्ब, स्पिरिचुअल कोर, जो कुरान ने कल्ब कहा, दिल और गट का बहुत गहरा ताल्लुक है। यकीन करें कि आप जिस तरह का खाना खाएंगे, ख्यालात बदलेंगे। आप आज शहवात की, लेट्स बी वेरी ओपन, नौजवानों में शहवात की बहुत बड़ी वजह जो है वो प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है। बहुत गहरा ताल्लुक है इन चीज़ों का। आपको पता है, हकीम वो डाइट पे बहुत फोकस करते हैं, स्टमक पे बहुत फोकस करते हैं। हिकमत है ही ये, सारी हिकमत क्या है, स्टमक। इसका मजाक भी उड़ता है कि हर बात पे कहते हैं स्टमक ठीक कर लो, दैट इज़ ट्रू। अब एरिक बर्ग ये बात कर रहा है, जो PhD है, कि स्टमक हर चीज़ है तुम्हारी, गट हर चीज़ है तुम्हारा। गट को क्लीन रखो, गट को हेल्दी रखो, ब्रेन हेल्दी रहेगा। गट को भर देंगे बहुत ज़्यादा नापाक फूड, जो पाकीज़ा नहीं है, नॉन तैयब डाइट है, तो फिर मसले आएंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखिए, वर्स व्हाट यू कैन डू इज़ फिल ऑल योर स्टमक, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। सुन्ना रूल क्या है, 1/3 एम्प्टी, 1/3 में पानी हो, 1/3 में खाना और 1/3 में एयर हो, 1/3 रूल। और ये
मॉडर्न साइंटिफिक रूल भी है, इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, लॉन्जेविटी जिसे कहते हैं, लॉन्जेविटी आती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने बिल्कुल मौत मुतय्यन की हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को डाइट के थ्रू ही मार दें। हाँ, मौत का टाइम मुकर्रर है, लेकिन आपने मरना कैसे है ये अल्लाह ने इंसान के हाथ में रख दिया। आपकी उम्र 75 साल मुतय्यन है, अब वो 75 साल में आप डायबिटीज़ करवा लें, ब्लड प्रेशर करवा लें या हेल्दी होके मर जाएं, ये तो आपकी चॉइस है ना, ठीक है। ये बात है असल में, और उम्र बढ़ भी जाती है, तकदीर चेंज भी हो जाती है। When a person is moderate in his eating and takes only so much of as he needs, keeping a balance of quantity, the body benefits more from this than from a large amount of food. इब्न कय्यम की किताब भी है तिब्बे नबवी। इब्न कय्यम बहुत कमाल साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं 11वीं सदी के, तो तिब्बे नबवी किताब इनकी PDF भी मिल जाएगी आपको गूगल से। तो किसी को अगर शौक़ है मज़ीद डिटेल में जाने का, तिब्बे नबवी पढ़ने का, नबवी डाइट के बारे में जानने का, तो ज़रूर पढ़ें। सेरोटोनिन जो है ना, ये मूड बूस्टर केमिकल है, तलबीना में होता है। तलबीना जो है वो क्या है, जौ का दलिया, शहद और खजूर का पेस्ट, ये भी मिल जाता है बाजार से, तलबीना कहते हैं इसको, अरेबिक डिश है। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को कहा था, ट्रीट योर सैड रिलेटिव्स विद तलबीना। जब कोई फौतगी हो जाती थी तो अल्लाह के नबी कहते थे तलबीना बनाओ, उससे मूड बूस्ट होता है क्योंकि उसमें सेरोटोनिन होता है, ठीक है। तो यू शुड नो सुन्ना डाइट क्या है। वाटरमेलन अल्लाह के नबी को पसंद था, कद्दू बिल्कुल पसंद था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह के नबी को डेट्स बहुत पसंद थी, क्यूकम्बर पसंद था, खीरा, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, हनी बहुत पसंद था, शहद, मिल्क पसंद था। तो सर्च इट आउट कि प्रॉफिट के क्या थे, डाइट क्या थी बेसिकली। ऑलिव्स बहुत पसंद थी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो जस्ट लास्ट फ्यू थिंग्स, ऑर्गेनिक डाइट, ठीक है, और यू शुड सर्च आउट बेनिफिट्स ताकि आप मोटिवेट हों इन चीज़ों के। और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, एक्सरसाइज लोअर स्ट्रेस, एक्सरसाइज इंक्रीजेस एनर्जी लेवल, एक्सरसाइज मेक्स अस डिसिप्लिन, ये आर्टिकल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज को मिस ना करें, एनी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, वॉक, ब्रिस्क वॉक, ठीक है, घर में भी बंदा कर सकता है कुछ एक्सरसाइजेज, यूट्यूब पे यू कैन सर्च इट आउट, घर में क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी रूटीन का ज़रूर हिस्सा बनाएं और मोटिवेटेड रहें, अपने आप को फॉलो अप करें कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा, किसी को ये टास्क दें कि मुझे फॉलो अप करो, ठीक है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे, हाईली रिकमेंडेड। मेरे एक जानने वाले हैं, वो डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था, उनको लंग्स की इतनी ख़तरनाक, लंग्स में उनके होल्स हो गए थे, चेन स्मोकर, इतने एक्सट्रीम चेन स्मोकर जो होते हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और अभी दुबई में मैं गया था, उनसे मिला तो उन्होंने पूरी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई। डॉक्टर एरिक बर्ग का उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि अली भाई यकीन करें, मैंने इस सुन्नत से अपने आप को ठीक किया, फास्टिंग, 2 दिन फास्टिंग। और ये किताब है द फास्ट डाइट, यू कैन सर्च इट आउट, द फास्ट डाइट। उसका क्रक्स ये है कि बंदा 2 दिन भूखा रहे दिन में, बाकी जो मर्जी खाए। तो आप देखें वही नबवी सुन्नत है, ठीक है। कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, बस हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखें। और मुसलमान कितना लकी है, गोरे तो चले डाइट करते हैं लेकिन उनकी नीयत अल्लाह को प्लीज़ करना नहीं होती है। हम कितने लकी हैं, अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, सेहत भी बेहतर हो रही है। और मंडे थर्सडे को अमाल ऊपर जाते हैं ना, इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। तो अमाल ऊपर जाएँ तो रोज़े की हालत भी हो। तो ये इंशाल्लाह आई विल ऑल्सो ट्राई, हमें करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। इससे एक और फ़ायदा होगा, शहवात कंट्रोल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को कुछ बातें करते देखा, सहाबा, नौजवान जो सहाबा थे कुछ हंसी मजाक कर रहे थे शहवात से रिलेटेड, जैसे नौजवानों में होती है गुफ्तगू। अल्लाह के नबी गुजर रहे थे तो रुक गए, कहा कि नौजवानों, हु एवर अमंगस्ट यू कैन मैरी गेट मैरिड, फॉर इट विल हेल्प यू लोअर योर गेज एंड कंट्रोल योर डिज़ायर, बट हु एवर कैन नॉट, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर कोई नहीं कर सकता, लेट हिम कीप फास्टिंग, लेट हिम कीप फास्ट, फॉर इट विल हेल्प देम कंट्रोल देयर डिज़ायर। अच्छा, यहाँ पे आप सब मैच्योर हैं तो मैं बहुत ओपन बात बता देता हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं अगर मैस्टरबेशन हलाल होती तो यहाँ पे कह देते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि शरीयत में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हलाल है वो हलाल है। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ओपन बातें की हुई हैं,
जब व्हेन इट कम्स टू शरिया तो ओपन बातें हैं। तो अगर नौजवानों को एक बात की जा सकती थी ना कि अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो ये काम कर लो, तो नहीं, इसके बजाय कहा फास्टिंग करो, क्योंकि उससे तुम्हारी डिज़ायर्स लोअर होंगी। तो ये बात है असल में, ओके। और ये चीज़ कि हाउ इज़ हेल्थ एंड टाइम रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट, व्हाट वी ईट एंड व्हेन वी ईट अफेक्ट्स ऑल द सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। अ हेल्दी माइंड विल हैव गुड थॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप तैयब डाइट खाएंगे, आपके थॉट्स पाकीज़ा होंगे। ट्राई कर लें। जिस दिन आप रात को दूध शहद पीकर सोएंगे, यकीन करें आपको ख्वाब भी अच्छे आएंगे। ट्राई कर लें। शायद 1-2 दिन अच्छे ना आए, वो शैतान हो सकता है आपको वसवसा डाले कि छोड़ दो ये चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह बाद में अच्छे आएंगे और आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे, ख्यालात अच्छे हो जाएंगे। ट्रस्ट में, बहुत ये गेम हुई है हमारे साथ। हम मजाक में कहते हैं यहूदी साजिश, लेकिन हुई है, ट्रस्ट में हुई है। प्रोटोकॉल ऑफ ज़ायोन्स, हमारी डाइट किस तरह चेंज की गई, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया गया, बहुत बड़ी गेम हुई, ठीक है। तो दिस एंड दिस इज़ कनेक्टेड। डाइट तैयब करें, थॉट्स पाकीज़ा होंगे, ओके। कई लोग आप देखा नमाज पढ़ते हैं, थॉट्स नहीं पाकीज़ा होते। नमाज पढ़ते हैं, गुनाह नहीं छूट रहे। क्या वजह है? यही वजह है कि सिर्फ नमाज पढ़ना इनफ नहीं है, डाइट भी तो कंट्रोल करना है, हेल्थ का भी तो ख्याल रखना है, ठीक है। नमाज पढ़ के फास्ट फूड ही खाते रहना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ख्यालात में। हाँ, नमाज थोड़ा बहुत फ़र्क लाएगी, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल डाइट एज वेल। उसके बाद ओवर थिंकिंग का ताल्लुक भी आपको पता है फास्ट फूड के साथ है। ये सारी बातें एरिक बर्ग करते हैं, आप उनको सर्च करेंगे ना तो ये चीज़ें आ जाएंगी। गुड हेल्थ लीड्स टू गुड सेल्फ एस्टीम। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फास्ट फूड एंड लेट नाइट फास्ट फूड ये डिजास्ट्रस है। दिस इज़ द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन एनीवन कैन हैव। और सच अ पर्सन इज़ प्रोन टू ओसीडी एंड ओवर थिंकिंग। जो रातें जाग के फास्ट फूड खाता है, ठीक है, वो तो सबसे डिजास्ट्रस चीज़ है। उसके बाद सुनना रूटीन एंड डाइट मेक्स अस एक्टिव। गुड डाइट एंड एक्सरसाइज हेल्प्स यू अवॉइड लेजीनेस। तो ये आपकी चंद एक चीज़ें हैं, और ये दुआ इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। अल्लाह माफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाह बदन में आफ़ियत दे। अल्लाह माफ़िनी फ़ी समई, समाअत में आफ़ियत दे। अल्लाह माफ़िनी फ़ी बसरी, आँखों में। ला इलाहा इल्लल्लाह, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो ये दुआएं मैं साथ साथ बताई हैं, तो ये इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा स्लाइड्स वगैरह। तो हमने एक होलिस्टिकली टाइम मैनेजमेंट को देखा, जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन भी डिस्कस की, पावर ऑफ प्रेपरेशन भी डिस्कस की, प्रोएक्टिवनेस, बीइंग प्रिपेयर्ड, फिर एनालाइजिंग आवर फुल डे वो भी डिस्कस किया, प्रायोरिटी मैट्रिक्स को डिस्कस किया, फोकस को डिस्कस किया, पोमोडोरो टेक्निक, और थोड़ा इस्लामिक एस्पेक्ट भी हमने देखा कि हेल्थ और फिटनेस का कितना गहरा ताल्लुक है असल तब्दीली से, मुस्बत तब्दीली से। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, कई लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन थॉट्स पे और नहीं है, नींद सही नहीं आती, एंग्जाइटी होती है। वो ये समझते हैं कि नमाज हर चीज़ हल कर देगी। ऐसा नहीं है। नमाज के साथ अल्लाह ने डाइट का भी हुक्म दिया, नमाज के साथ अल्लाह ने रूटीन अच्छी करने का भी हुक्म दिया है, ठीक है। तो ये बात है। इंशाअल्लाह ताला होलिस्टिकली एज अ होल अपने आप को ठीक करें और एज अ होल अपना ख्याल रखें। सो जज़ाकुमुल्लाह खैर। दिस इज़ द लास्ट क्लास। कुछ सवाल अगर हैं तो क्विकली हम कर लेते हैं, 5-10 मिनट्स हमारे पास हैं। इंशाल्लाह ये कि आपसे मुलाकात रहेगी। यूथ क्लब भी आप आ सकते हैं और इवेंट्स पे भी आ सकते हैं। इट्स नॉट एन एंड, नॉट अ गुड बाय, बट इंशाल्लाह एक न्यू बिगिनिंग। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी कुछ सवाल? जी जी बिल्कुल। देखिए, इसको ये ना कि अल्लाह ने मुतय्यन किया हुआ है, इसको आप ये कहें कि अल्लाह के इल्म में है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। किसी के इल्म में कोई चीज़ होना इसका मतलब नहीं अल्लाह फोर्स कर रहा है कि ये ऐसे मरेगा। अल्लाह के इल्म में है कि आपने कैसे मरना है, आपको क्या बीमारी होगी। और अगर आप कहें कि नहीं अल्लाह के इल्म में नहीं है, तो फिर वो अल्लाह कैसे अगर उसके इल्म में ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है कि अल्लाह के इल्म में एक सारी बात हो, या ये प्रॉब्लमेटिक है कि अल्लाह को इल्म ही ना हो। सेकंड इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक कि अल्लाह के इल्म में ही नहीं है एक चीज़, तो फिर वो अल्लाह कैसे है।
इल्म में होने का मतलब ये नहीं होता वो चीज़ मुसल्लत की जा रही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं टाइम ट्रैवलर बन जाऊँ, आपकी अगली 10 साल की ज़िंदगी देखाऊँ और लिख दूँ आप ये करेंगी 10 साल। अब आप जब वो करें तो मुझे ब्लेम तो नहीं कर सकती ना कि सर आपने लिखा था इसलिए मैंने किया। मैं आपको क्या कहूँगा मैं तो देख आया आपकी लाइफ, कल आप ये कर रही हैं, परसों ये कर रही हैं, मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया, तो मुझे पता है आपने ये करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है कि हमने तुम्हें हक रास्ता भी दिखा दिया, बातिल भी, अब तुम्हारी चॉइस है, जिस मर्ज़ी को तुम चूज़ करो। तो इट्स वेरी क्लियर कि फ्री विल और चॉइस अल्लाह ने इंसान को दी है। रिस्क आपका आना है, ये आप पे है, आप हराम से कमा लें, हलाल से कमा लें, रिस्क आपको मिलना है। इसी तरह मौत मुतय्यन है, आप डिसाइड कर लें आपने कैसे मरना है, डिज़ाइन योर लाइफ। तो ये इंसान के इख्तियार में रखी है अल्लाह ताला ने चीज़। सर वो एक हदीस है, मगर मुझे वो प्रॉपर नहीं मतलब कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती, उसका मफ़हूम मैं आपको बता देती हूँ। उसमें यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जब किसी का वो बच्चे का रिस्क वगैरह लिखता हूँ तो उसके साथ उसके जो है वो नसीब वगैरह भी लिख देता हूँ। तो उसमें आगे ये भी था कि एक इंसान है कि जो सारी उम्र जो है वो नेक अमाल करता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फ़र्क रह जाता है और इस पर उसकी तरतीब गालिब आ जाती है और वो जहन्नम में चला जाता है। इसी तरह हमने दोज़ख का भी अंदर बताया कि एक इंसान सारी ज़िंदगी जो है बुरे अमाल करता है, यहाँ तक कि उसके और दोज़ख के दरमियान में एक हाथ का फ़र्क रहता है, तो उस पर उसकी तरतीब गालिब आ जाती है और वो नेक अमाल करता है, वो जन्नत में चला जाता है। तो इसके ये मतलब बिल्कुल ये हदीस है, इसका मफ़हूम यही है जो आपने बयान किया। असल में मुख्तलिफ़ रवायात मुख्तलिफ़ मौक़ों पे बताई गई हैं, सो दैट डिपेंडिंग ऑन योर मेंटल सिचुएशन इंसान उनसे फ़ायदा उठा ले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो बिगिनर है उसको मैं हदीस नहीं सुनाऊँगा, एक एडवांस लेवल मुस्लिम को मैं हदीस ज़रूर सुनाऊँगा ताकि वो तकब्बुर में ना आ जाए। जैसे सहाबा जो है ना वो इस हदीस से बड़ा फ़ायदा उठाया करते थे। यानी मिसाल के तौर पे जब उनके जहन में या दिल में आता था कि हमारी बड़ी नेकियां हैं, तो वो इस बात से डरा करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस कैटेगरी में आ जाऊं कि नेकियां बहुत हो लेकिन एकदम कोई बुराई हो जाए और अल्लाह ताला वहाँ डाल दे। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन बयान कर दिया, लेकिन वो दीन जो है एडवांस लेवल लोगों के लिए भी है, बिगिनर्स के लिए भी है, मीडियोकर्स के लिए भी है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना किसी टीचर से दीन हासिल करना चाहिए। सेल्फ़ स्टडी को हम थोड़ा डिस्करेज क्यों करते हैं? क्योंकि यूथ जब सेल्फ़ स्टडी पे जाते हैं और किसी टीचर की हेल्प नहीं लेते, तो फिर वो बहुत सी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं और वो ये नहीं समझते कि ये बात किसके लिए है। जैसे मुझे तो हदीस बहुत फ़ायदा देगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये क्या भाई ये तो ज़्यादती है, ये तो तकदीर, ये नहीं, मुझे तो इस तरह फ़ायदा देगी कि जब भी मुझ में कोई तकब्बुर आए कि तुम तो बड़ी टॉक्स देते हो, तुम्हारी तो पूरी लाइफ सदका जारिया पे डिज़ाइंड है, तुम्हारे क्लिप्स इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो फिर मैं सोचूंगा व्हाट इफ़ मुझसे कोई एक ऐसी गलती ना हो जाए कि ये सब ज़ाया हो जाए और वो गलती हावी हो जाए, अल्लाह की तकदीर हावी हो जाए और अल्लाह ने करे मैं जहन्नम में चला जाऊँ, तो मैं तो इससे तज़किया करूँगा, ठीक है। इसी तरह एक बहुत ही डिप्रेस्ड इंसान इससे बूस्ट भी हो सकता है कि व्हाट इफ़ मैं सारी उम्र गुनाह करूँ और अल्लाह कोई नेक अमाल मुझसे करा ले। तो ये बात इस ज़ुमरे में समझी जा सकती है कि देखिए सम टाइम्स अल्लाह का हुक्म गालिब आना है डेफिनेटली, क्योंकि इसके पीछे ये है कि हो सकता है कि एक बंदा बहुत अच्छे अमाल कर रहा है लेकिन उसने कोई ऐसा बुरा अमल कर देना है, अल्लाह ना करे, कि जो वाकई अल्लाह को इतना बुरा लगे कि अल्लाह फिर उसको जहन्नम की तरफ ले जाए। ये उस ज़ुमरे में है और इससे इंसान को अपना तज़किया करना चाहिए। इसीलिए हज़रत उमर एक दुआ करते थे, वो कहते थे कि अल्लाह अगर तूने मुझे बदनसीब लिखा है, जैसे आपने कहा नसीब भी लिख देता है, तो वो दुआ करते थे कि अल्लाह अगर तूने मुझे बदनसीब लिखा है तो खुश नसीब लिख दे। तो देखिए उनका ये नेक्स्ट लेवल बिलीफ था कि देखिए हमने नेगेटिव नहीं सोचना कि अल्लाह ने लिखा क्यों है, उनका माइंड और तरह काम करता था। सहाबा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, अल्लाह ने कोई बात लिख दी, नसीब डिफ़ाइन कर दिया, वो इस तरह सोचते ही नहीं थे। वो इस तरह सोचते थे कि लिख सकता है तो चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो यही आप भी दुआ कर सकती हैं कि अगर अल्लाह मैं इस कैटेगरी में हूँ जो दूसरे वाली अल्लाह न करे कि सारी उम्र नेकी करें और फिर अचानक तकदीर गालिब आ जाए और जहन्नम में चले जाएं, अगर तो मैं इस कैटेगरी में हूँ तो अल्लाह इस कैटेगरी से हटा दे। ये भी तो कितनी खूबसूरत दुआ है। और सोचें ये दुआएं बंदा हज पे जाके कर रहा है, लैलतुल कदर की रात कर रहा है, यही तो है वो प्रोडक्टिव दुआएं। इल्म जैसे जैसे बढ़ता है दुआएं
ज़्यादा स्पेसिफिक होती जाती है। ठीक है, तो ये बात है असल में।